गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बने। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान में एक मध्यकालीन वंश था जिसकी उत्पत्ति मंडोर, जोधपुर तथा भीनमाल, जालोर में हुई थी। उत्पत्ति का स्थान मूल रूप से मंडोर, जोधपुर माना गया, लेकिन जिसकी दूसरी शाखा थी वो भीनमाल से निकली, और भीनमाल से जो शाखा निकली थी उसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, और वहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक था वो था वत्सराज। अब देखो, ये भीनमाल वाली शाखा धीरे धीरे एमपी की तरफ जाने लग गई थी, और उत्तर भारत का एकमात्र राजवंश निखर के आया था या उभर के आया था बाद में, उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। इसने राजस्थान के अलावा एमपी, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र तक और इधर पश्चिमी बंगाल तक पाल वंश को पराजित करके अपना आधिपत्य किया था। ये तो राजस्थान में ही किया था या भारत में किया था। इसके अलावा सिंध क्षेत्र को भी जीत करके इसने अरब आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट वंश है, जिसको राजस्थान के एग्जाम हो, चाहे इंडिया जीके से रिलेटेड कोई भी बात हो, इसके अंदर पक्का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब हम गुर्जर प्रतिहार के कल दो शासकों को हम पढ़ चुके थे, नागभट्ट प्रथम तथा वत्सराज। नागभट्ट प्रथम को इसका संस्थापक कहा जाता है और वत्सराज को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो, वत्सराज के समय एक छोटी सी घटना शुरू होती है, और वत्सराज के समय कौन सी घटना शुरू होती है, आज उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे है एक शासक गुर्जर प्रतिहार, यहाँ दक्षिण के अंदर एक शासक है जिसका नाम है राष्ट्रकूट, और इसके अलावा पश्चिम के अंदर एक शासन है जिसका नाम है पाल। ये एक क्षेत्र देखना यूपी का है और इसका नाम है कन्नौज। और इस कन्नौज को लेकर के इस गुर्जर प्रतिहार, इधर राष्ट्रकूट तथा इधर पाल, तीनों ने इस कन्नौज को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया था, और इस संघर्ष को नाम दिया गया था त्रिपक्षीय संघर्ष, या इस संघर्ष को नाम दिया था 150 वर्षीय संघर्ष, जो भारत की 3 जातियों के मध्य हुआ था। उत्तर भारत की थी गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण की थी राष्ट्रकूट, और पूर्व भारत की कौन सी थी? पाल थी। पहले हम इस कन्नौज के बारे में देखेंगे कि कन्नौज को लेकर ही क्यों हुआ, बाकी क्षेत्रों को लेकर क्यों नहीं हुआ। देखो, जब भारत के अंदर मौर्य काल का शासन था, उस समय प्रमुख स्थान था पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र जस्ट कन्नौज के उस साइड बिहार का जो पटना है वहां पे पड़ता था, यानी कि पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में पालीग्रोथा के नाम से जाना जाता था। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पालीग्रोथा के नाम से किसको जाना जाता था। ये था पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र यहाँ पे था बिहार में। कौन से काल के समय? मौर्य काल के समय। मौर्य काल के बाद में गुप्त काल आया, और गुप्त काल के अंदर भी कौन था? पाटलिपुत्र ही था। दोनों ही बड़े वंश थे। इसके बाद में जब गुप्त काल की स्थिति या गुप्त काल का शासन भारत से समाप्त हो चुका था, तो कहते हैं कि एक शासक बना था यहाँ पर हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का जो शासन का वंश था उसका नाम था वर्धन वंश। ये वर्धन या हर्षवर्धन भी पाटलिपुत्र का ही शासक था, लेकिन इसकी बहन के साथ हो रहे अत्याचारों के कारण ये हर्षवर्धन कहाँ का शासक बन गया था? कन्नौज का। और जो केंद्रीय स्थिति पाटलिपुत्र थी वो कहाँ पे चली गई थी? कन्नौज चली गई थी। मित्रों, ध्यान रखना, हमेशा चंद्र बिंदु या केंद्र बिंदु के ऊपर ही आसपास के राजाओं की निगाहें होती हैं। अब धीरे धीरे हर्षवर्धन का ये जो वर्धन वंश है ये भी समाप्त हो जाता है, और कन्नौज के अंदर एक नया वंश निकल के आता है जिसका नाम है आयुध वंश, जो बहुत ही कमजोर था। और आयुध वंश के यहाँ पे हम 2 शासक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इंद्रायुध, याद रखना, एक पढ़ेंगे चक्रायुध। ये 2 शासक पढ़ेंगे, इंद्रायुध और चक्रायुध। ये बात हो गई अपने कहाँ की? कन्नौज की स्थिति की और भारत के 3 राजवंशों की। अब कन्नौज के अंदर जो ही वर्धन वंश की समाप्ति होती है, आयुध वंश एक कमजोर वंश आता है, और इधर हम राजस्थान के अंदर हम चर्चा कर रहे होते हैं
कि राजस्थान के अंदर शासक या गुज्जर प्रतिहार वंश का एक शासक आता है जिसका नाम है वत्सराज। वत्सराज। इधर एक शासक आता है जिसका नाम है दंतिदुर्ग, और पाल वंश का जो शासक होता है उसका नाम है धर्मपाल, और धर्मपाल के बाद में जो शासक आता है वो आता है देवपाल। दंतिदुर्ग के बाद में यहाँ पे जो शासक बनता है उसका नाम है धारावर्ष। धारावर्ष के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है गोविंद। गोविंद के बाद में जो यहाँ पर शासक बनता है उसका नाम है अम्होगवर्ष। अम्होगवर्ष के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है कृष्णदित्य, और कृष्णदित्य के बाद में जो शासक बनता है यहाँ पे वो बनता है इंद्रतृतीय। कौन बनता है? इंद्रतृतीय। ये याद रखना पड़ेगा आपको, भी रटना पड़ेगा। दंतिदुर्ग है राष्ट्रकूट शासक, धारावर्ष है, गोविंद है, अमोघवर्ष है, कृष्णदित्य तथा इंद्रतृतीय है। वत्सराज, और वत्सराज के बाद में जो गुज्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक बनता है उसका नाम है नागभट्टदित्य। नागभट्टदित्य। नागभट्टदित्य के बाद में जो शासक बनता है थोड़ा सा ही बनता है रामभद्र, हालांकि हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। जब हम वंश पढ़ेंगे तब रामभद्र का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। रामभद्र के बाद में यहाँ का शासक बनता है मिहिर भोज, और मिहिर भोज के बाद में यहाँ का शासक बनता है महेंद्र, और महेंद्र के बाद में यहाँ का शासक बनता है महिपाल, और लास्ट का यहाँ पे एक शासक राज्यपाल भी आता है, और राज्यपाल के बाद में लास्ट में यहाँ का शासक बनता है यशोपाल। अब देखो कन्नौज है और तीन तरफ तीन शासक है, धर्मपाल है, देवपाल है, धर्मपाल है, दंतिदुर्ग और वत्सराज। पहला मौका वत्सराज प्राप्त करता है और वत्सराज इस कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। और जब वत्सराज सर्वप्रथम इस कन्नौज पर आक्रमण करता है, यहाँ का शासक इंद्रायुध को पराजित करके और अपना सामंत घोषित कर देता है, मतलब किसके अपने अधीन कर लेता है। कौन? वत्सराज। और अब इंद्रायुध एक स्वतंत्र शासक न होकर गुज्जर प्रतिहारों का क्या बन जाता है? सामंत बन जाता है। ये बात न तो धर्मपाल को अच्छी लगती है और न नीचे के शासक धारावर्ष को अच्छी लगती है। धारावर्ष आक्रमण करता है किस पर? वत्सराज के ऊपर, और वत्सराज को पराजित कर देता है और वापिस लौट आता है कहाँ पर? दक्षिण की तरफ, क्योंकि इसके कुछ पारंपरिक या पारिवारिक कलाएं कुछ ज़्यादा ही होती थी। धारावर्ष वापिस लौट आया, वत्सराज यहाँ का कमजोर शासक साबित हुआ और वापिस कहाँ पे चला गया? राजस्थान की तरफ। और पीछे से धर्मपाल इस कन्नौज का फायदा उठाता है और चक्रायुध को यहाँ का शासक बना देता है। जो चक्रायुध शासक बनता है, याद रखना भाई, चक्रायुध जो शासक बनता है वो चक्रायुध को यहाँ का शासन कौन बनाता है? धर्मपाल बनाता है। दूसरे कंडीशन की घटना दोबारा देखना। वत्सराज को पराजित कर देता है, वत्सराज को पराजित करके धारावर्ष जो ही वापिस आ जाता है, और वापिस आने के बाद के अंदर पीछे से धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। इंद्रायुध को शासन से हटाकर किसको? चक्रायुध को अपनी तरफ से बना देता है। इंद्रायुध बनता है वत्सराज की तरफ से और चक्रायुध किसकी तरफ से बनता है? धर्मपाल की तरफ से। थोड़े समय बाद वत्सराज की मृत्यु हो जाती है, शासक बनता है नागभट्टदित्य। नागभट्टदित्य अपनी पिता की हार का बदला लेना चाहता है, और अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए वापस आक्रमण किस पे करता है? एक युद्ध होता है मुंगेर का युद्ध, और मुंगेर के युद्ध के अंदर बाद में पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझना आपको सिर्फ। मुंगेर के युद्ध के अंदर किसको पराजित कर देता है? चक्रायुध को और धर्मपाल को पराजित कर देता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। पहले वत्सराज करता है कन्नौज पर अधिकार, लेकिन गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी नहीं बनाता है। दूसरे नंबर पे कौन करता है? नागभट्ट अधिकार करता है, और नागभट्ट इस कन्नौज को क्या बना देता है? गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी। अगर पूछ लें कि त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत करने वाला कौन सा था? वत्सराज। या कौन से गुज्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया था? वत्सराज। लेकिन कन्नौज को गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला कौन था? नागभट्टदित्य ही था। इस प्रकार फिर महिर भोज के काल के अंदर भी एक बार यहाँ का शासक है गोविंद तृतीय। ये गोविंद तृतीय इसके ऊपर अधिकार कर लेता है, किसके ऊपर? कन्नौज के ऊपर। लेकिन फिर ये वापस लौट आता है और महिर भोज इसको वापस इसके ऊपर अधिकार कर लेता है, और लास्ट में यशोपाल के समय इस क्षेत्र पर कौन से वंश का अधिकार हो जाता है?
गहड़वाल वंश का अधिकार हो जाता है। और ये गहड़वाल वंश का शासक कौन होता है? चंद्रदेव। आप तो सिर्फ इतना ही याद रखना कि त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत भी वत्सराज ने की थी। 150 वर्षों तक शासन करने का कार्य भी किन्होंने किया था? इन्हीं नागभट्ट द्वितीय मिहिर भोज ने किया था। मतलब ये कन्नौज था, न तो धर्मपाल के अधिकार क्षेत्र में गया था, न राष्ट्रकूट के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। त्रिपक्षीय की शुरुआत करने वाले भी गुज्जर प्रतिहार थे और त्रिपक्षीय को जीतने वाले भी कौन थे? गुज्जरे प्रतिहारी थे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। शुरुआत करता वत्सराज था और इसकी राजधानी बनाने के बाद में इसको वास्तविक रूप से या लंबे समय तक अपने अधिकार में रखने वाला कौन था? मिहिर भोज था। बाद में तो कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भी आता है, मोहम्मद गजनवी भी आता है, वो भी इस कन्नौज पे अधिकार कर लेता है, वो बाद में की बात है। हमें सिर्फ इन 3 शासकों के ऊपर स्पेशल ध्यान रखना है। तो ये था अपना कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष, 150 वर्षीय संघर्ष जो 3 शक्तियों के मध्य हुआ था। उत्तर में गुज्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूर्व के अंदर पाल के हुआ था। इसकी शुरुआत वत्सराज ने की थी। उस समय पाल शासक धर्मपाल था, उसको भी पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग था, उसको भी पराजित कर दिया था। बाद में नागभट्ट द्वितीय ने इस कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया था और नागभट्ट द्वितीय ने इस कन्नौज पर पुनः अधिकार करके इसको गुर्जर प्रतिहार की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और भविष्य में इस पर एक लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था? मिहिर भोज था। इसलिए ध्यान रखना कि वर्धन वंश के बाद में कन्नौज पर अधिकार करने वाले शासक कौन से वंश के थे? गुज्जर प्रतिहार के 3 शासक थे, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। और इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था वो राष्ट्रकूट के साथ चला था और पाल के साथ चला था। यही 3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय तथा मिहिर भोज सामने आक्रमणकारी कौन थे? ये भी पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे गुज्जर प्रतिहार। हम वंश पढ़ रहे थे, वत्सराज तक हम पढ़ के आ चुके थे और वत्सराज के बाद में जो ही यहाँ पे आक्रमण की बात आई तो हमने इसकी चर्चा की। अब पढ़ेंगे हम नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के अंदर जल समाधि लेने वाला शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। गुज्जर प्रतिहारों के अंदर कर्ण कौन कहलाता है? नागभट्ट द्वितीय। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कर्ण कौन कहलाता है? कर्ण, एक तो कर्ण किसको कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर गुज्जर प्रतिहारों का कर्ण नागभट्ट द्वितीय को कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। तो अब पढ़ेंगे हम नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड। कार्यकाल देखो इनका 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक। 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक। पहला हम इनका तो देखेंगे पिता वत्सराज, माता सुंदरी। 2 नंबर पे देखेंगे हम उपाधि, और इसकी जो उपाधि ने वो है महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परमेश्वर। और ये जो उपाधि, इसकी तीनों उपाधि, ये एक अभिलेख है, बचकुल्ला अभिलेख। और ये बचकुल्ला अभिलेख कहां पे मिलता है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में कौन से स्थान पर? बिलाड़ा नामक स्थान पे मिलता है। अब देखेंगे हम आगे की कार्रवाई, और आगे की कार्रवाई के अंदर यहां पर है गुज्जर प्रतिहार, यहां पर है कन्नौज, और यहां पर जो शासक है वो पाल वंश का है, धर्मपाल। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो नीचे जो दंतीदुर्ग, नीचे जो राष्ट्रकूट है, और राष्ट्रकूट का शासक कौन है? उसका नाम है अपना गोविंद। गोविंद। पहले हम इस नागभट्ट के पिता की बात करते हैं, वत्सराज। वत्सराज के बारे में मैंने बताया था कि राष्ट्रकूट शासक था, धारावर्ष उसने पराजित कर दिया था। किसने? धारावर्ष ने।
धारावर्ष ने जो ही इसके पिता को पराजित किया, इसके पिता को ये कन्नौज और ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा, राजस्थान जाना पड़ा था उसको। अब उसके राजस्थान जाते ही इस धर्मपाल ने इस कन्नौज पर अधिकार कर लिया और चक्रा युद्ध को क्या बना दिया था, अपना सामंत बना दिया था। ये तो हो गई पहले की बात। अब यहाँ पे आएगा कौन, नागभट्ट। जो ही यहाँ पे नागभट्ट आया, इस नागभट्ट ने इस चक्रा युद्ध पर आक्रमण किया, चक्रा युद्ध को पराजित कर दिया। बाद में इस धर्मपाल पे आक्रमण किया और इस युद्ध का नाम क्या है, मुंगेर का युद्ध। और मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और ये कन्नौज वापस किसके अधिकार में चला गया था, नागभट्ट। अब नागभट्ट का यशो बढ़ रहा था, इधर उसने सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, इधर विदर्भ था, इसके अलावा कलिंग था, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, गुजरात की तरफ जा रहा था। जो ही नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शक्तियों का प्रसार गुजरात की तरफ करना शुरू किया, गोविंद चिंतित हो गया और गोविंद ने अपने भाई इंद्र को गुजरात का क्या बना के भेजा, राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल है, गुजरात का राज्यपाल बना के भेजा। और गोविंद तथा इंद्र ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया और नागभट्ट को ये लोग क्या करने में सक्षम हो गए थे, पराजित करने में सक्षम हो गए थे। और नागभट्ट एक बार पराजित हो गया, गोविंद भी अपने पिता धारावर्ष की तरह उत्तर भारत की तरफ चला गया था। मैंने बताया था ना, वत्स राज्य को पराजित किया था धारावर्ष ने, लेकिन कमी तो यही थी कि इनको वापस लौटना पड़ता था। जो ही दक्षिण में वापस लौटे, इस नागभट्ट ने इस कन्नौज पर क्या कर लिया था, वापस अधिकार कर लिया था। और जो राजधानी बनी थी पहली बार कन्नौज, राजधानी कन्नौज को बनाने वाला कौन व्यक्ति था, यही व्यक्तित्व कौन है, नागभट्ट। तो याद रख लेना, मुंगेर का युद्ध धर्मपाल तथा नागभट्ट द्वितीय के मध्य हुआ था। इस समय अगर पूछ लें कि राष्ट्रकूट शासक कौन था, गोविंद था। कौन था, गोविंद था। तो यही दो बातें इंपॉर्टेंट है, चक्रा युद्ध को पराजित किया, मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज के अधिकार को कर लिया था। इसके पिता ने जिस कन्नौज को सिर्फ जीता था, उसको राजधानी बनाने में सक्षम कौन हुआ था, नागभट्ट हुआ था। गोविंद तृतीय जो फिर एक बार कन्नौज के युद्ध के अंदर भाग लेने आ गया था, इंद्र की सहायता से नागभट्ट को पराजित किया, लेकिन घरेलू मामलों के कारण उसको वापस लौटना पड़ा और नागभट्ट ने पीछे से पुनः किसको अधिकार में कर लिया था, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया था। अब नागभट्ट की हम दो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे भाई। नागभट्ट को ग्वालियर जो प्रशस्ति है, उस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नागभट्ट को क्या कहा गया है, कर्ण कहा गया है, याद रखना। और 833 ईस्वी के अंदर इस नागभट्ट ने क्या ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। देखो भाई, इसके बाद में एक दो चैप्टर में और बचेंगे, हो सकता है हम उनको यहीं पर क्लियर कर ले, लेकिन एक दो चीजें और बचेंगी गुर्जर प्रतिहार वंश की, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। नागभट्ट के बाद के अंदर यहां पर एक शासक बनता है, अयोग्य शासक होता है वो, और उसका नाम है रामभद्र। नागभट्ट के बाद में जो यहाँ का शासक बनता है उसका नाम है रामभद्र। रामभद्र इतना अयोग्य शासक था कि जो मंडोर था ना इनका, वो मंडोर ही अपने आप इनसे स्वतंत्र हो गया था। मतलब पहला जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर थी, मंडोर के लोग ही स्वतंत्र हो गए थे। तो उसके बाद में रामभद्र, हालांकि रामभद्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता वो प्रश्न मैं बता दूंगा अभी आपको। 833 से लेकर 836 तक इसका कार्यकाल था। इस रामभद्र के काल में जो मंडोर इनकी पहली राजधानी थी, वो मंडोर ही इन लोगों से क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और एक शासक था मिहिर भोज, और इस मिहिर भोज ने क्या कर दी थी, या इसको कहा जाता है भोज प्रथम। भोज प्रथम ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक कहलाता है, पितरहंता शासक कहलाता है। कौन, मिहिर भोज। अब पढ़ेंगे हम मिहिर भोज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिहिर भोज। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की संभावना है वो मिहिर भोज से ही आने की संभावना है। तो अब देखेंगे अगला शासक हम मिहिर भोज। (836 से 885), मतलब बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था रामभद्र।
माता थी माता, वो थी अप्पा देवी, अप्पा देवी। इसके बाद में हम मिहिर भोज की अगली बात करें तो मिहिर भोज की बात करेंगे हम उपाधि। इनकी उपाधि थी एक तो आदिव्रा है और दूसरी थी प्रभास। ये आदिव्रा जो उपाधि थी ये इनकी उपाधि मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, और ये प्रभास जो उपाधि मिलती है ये मिलती है इनकी दौलतपुर प्रशस्ति के अंदर। इस ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो इसके निर्माता ना निर्माता वो कौन है, खुद भोज फर्स्ट है। और ये जो भाषा लिखी हुई है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है। और इस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर हम और भी बात करें तो इस ग्वालियर प्रशस्ति की जो शुरुआत वो शुरुआत है ओम नमः शिवाय से न होकर कौन से शब्द से है, विष्णु से है। क्योंकि प्रभास यानी कि ये विष्णु जी का क्या था, आदि वराह मतलब विष्णु जी का क्या माना जाता है, ये अच्छा भगत था, अच्छा प्रशंसक माना जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो इस प्रशस्ति में अपने मिहिर भोज के बारे में एक शब्द लिखा हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ये किसके बारे में लिखा गया है और कहाँ पे लिखा गया है, ग्वालियर प्रशस्ति। दोबारा देखो, पिता रामभद्र, माता अप्पा देवी, आदिव्रा है ग्वालियर प्रशस्ति, निर्माता भोज फर्स्ट, भाषा संस्कृत, शुरुआत ओम नमः विष्णु से, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला प्रभास, दौलतपुर अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम मिहिर भोज की अगर द्वितीय 2 नंबर पर हम बात करेंगे तो इसके हम युद्ध की बात करेंगे। युद्ध की बात करें तो मिहिर भोज ने इधर तो अपने जो देवपाल था उस देवपाल को और धर्मपाल को दोनों को पराजित किया था, और इन दोनों को पराजित करके कन्नौज को हमेशा अपने पास रखा था। और दक्षिण में अगर हम बात करें तो इसने पराजित किया था, इसको ये पराजित हो गया था भी, कृष्ण द्वितीय से पराजित हो गया था, लेकिन कृष्ण द्वितीय भी इस पर अधिकार नहीं कर रखा। लेकिन एक बात सिद्धि सी है, ये जो संपूर्ण भारत है इसके अंदर उत्तर तो पूरा और यहाँ नर्मदा नदी तक और इधर ये बंगाल, इस संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार था, मिहिर भोज का अधिकार था। सिर्फ राष्ट्रकूट थोड़े से क्षेत्र में ही थे इस समय। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने अपने युद्ध के दौरान धर्मपाल, देवपाल तथा एक शासक और था यहाँ का नारायण पाल को पराजित किया था। मतलब पाल वंश को तो इसने कुछ समझा नहीं। कृष्ण द्वितीय से ये स्वयं युद्ध के अंदर हार गया था, लेकिन उस हार के बावजूद भी इसका प्रभाव कहाँ तक रहा था, नर्मदा नदी तक रहा था। कहाँ तक रहा था, नर्मदा नदी तक रहा था। इस मिहिर भोज के शासनकाल के अंदर 2 व्यक्ति इसकी जानकारी देते हैं, तो कल्हण जानकारी देता है, और कल्हण के अलावा दूसरा एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान यात्री भी इसका वर्णन देता है। सुलेमान क्या कहता है, इसके एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना कि मिहिर भोज मुसलमानों का घोर विरोधी था, इसलिए इसकी उपाधियां थी इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु, अरबों का नाशक, तथा मुस्लिम अमित्र के नाम से इसको जाना गया था। इसके अलावा सुलेमान यह भी कहता है कि भारत का कोई भी काल या तो सोने चिड़िया का काल नहीं रहा है। अगर भारत को सोने की चिड़िया का काल कहा जाता है तो वो गुज्जर प्रतिहार वंश का ही काल कहा जाता है, और वो काल किसका है, मिहिर भोज का। दोबारा देखना, एक तो इसके बारे में कल्हण जानकारी देता है, एक अरब यात्री सुलेमान, इस्लाम का शत्रु, अरबों का था, मुस्लिम अमित्र के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल को पराजित किया था, कृष्ण द्वितीय से पराजित हो गया था। ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माता यही है, भोज प्रथम, भाषा संस्कृत, शुरुआत, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। उपाधि थी इसकी कौन सी, आदिव्रह तथा प्रभास। इसके अलावा अपने पिता रामभद्र की इसने क्या की थी, हत्या, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता शासक कहा जाता है। तो ये जानकारी हो गई अपनी को इसकी मिहिर भोज की। बहुत ही बार पूछा जा चुका है मिहिर भोज के बारे में भी। मिहिर भोज के बाद में अगला शासक बना था अपना कौन, महेंद्रपाल। इस वंश का जो अगला शासक बना था वो था महेंद्रपाल।
महेंद्रपाल के शासनकाल का कोई ज़्यादा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसके दरबार के अंदर एक कवि रहता था, उस कवि की ही जानकारी पूछी जाती है। तो बात करेंगे हम अगले शासक महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के दरबार के अंदर एक कवि रहता था जिसका नाम था राजशेखर, और इस राजशेखर ने इस महेंद्रपाल को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था निर्भय नरेश। अगर पूछ लें कि गुज्जर प्रतिहारों के अंदर निर्भय नरेश के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो महेंद्रपाल ही जाना जाता है। इसके अलावा तो इसको रघुकुल तिलक भी कहा जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, निर्भय नरेश है। राजशेखर इसके दरबार में रहते हुए 2-3 कविताओं का निर्माण करता है जिसका नाम है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि कविताओं का क्या करता है। महेंद्रपाल के बाद में 2 शासक आते हैं, एक तो आता है भोजद्वितीय, हालांकि शासक नहीं बनते, और एक आता है महिपाल प्रथम। इन दोनों के मध्य याद रखना भी उत्तराधिकार युद्ध होता है, और इस उत्तराधिकार युद्ध में कौन जीत जाता है, महिपाल जीत जाता है। अगर पूछ लें कि गुज्जर प्रतिहार वंश के अंदर महेंद्रपाल के बाद में उसके 2 पुत्रों भोजद्वितीय तथा महिपाल फर्स्ट के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकार युद्ध। भोजद्वितीय इसकी महिपाल द्वितीय फर्स्ट इसके अंदर जीत जाता है, शासक बनता है। हालांकि छोटी सी बात एक और भी है, इसके अंदर इंद्र थर्ड क्या करता है, समझौता करवाने आता है और वो भोज सेकंड को शासक बना के चला जाता है, लेकिन उसके जस्ट जाते ही महिपाल इसके ऊपर पुनः क्या कर लेता है, अधिकार। तो डायरेक्ट शासक कौन पड़ेंगे हैं, महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के बारे में एक विदेशी यात्री आता है अल-मसूदी, वो ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब महिपाल फर्स्ट यहाँ का शासक बना था उस समय विदेशी यात्री कौन आया था, तो महिपाल प्रथम। अब 2-3 लगातार ही हैं, दोनों लगातार ही पढ़ लेंगे। महिपाल फर्स्ट, और महिपाल फर्स्ट का उपाधि है हेरम्बपाल, या इनको दूसरा नाम विनायक पाल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल सी बात है। इसके काल में एक विदेशी यात्री आता है, और जो विदेशी यात्री आता है उसका नाम है अल-मसूदी, और ये अल-मसूदी है ना, ये यहाँ के जो राजा, उस राजा को तो क्या कहता है, बोरा कहता है। और ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश को क्या कहता है, ये अल-गुज्जर कहता है। बहुत बार पूछी जा चुकी बात है भाई, इस प्रदेश को क्या कहता है, ये अल-गुज्जर कहता है। अल-मसूदी यहाँ पे आता है, यहाँ के राजा को बोरा कहता है, और प्रदेश को क्या कहता है, ये अल-गुज्जर प्रदेश कहता है। इसके बाद में यहाँ का शासक बनता है राज्यपाल। इस राज्यपाल के समय यहाँ पर आक्रमण, राज्यपाल यहाँ पे शासक बन गया, और इस राज्यपाल के समय इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है गजनवी, और गजनवी के आक्रमण से राज्यपाल इस जगह को छोड़कर इधर भागता है। तो कहते हैं कि इधर चंदेल शासक आता है, चंदेल, और वो चंदेल शासक डंग होता है, और इस डंग का साथ में क्या होता है, गंड, और इसके साथ में इसका पुत्र होता है विद्याधर। दोनों इस राज्यपाल की कायरता को देखकर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, और इस भागते हुए राज्यपाल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल पूछ लिया कि गजनवी का जब आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था, राज्यपाल था। कौन था, राज्यपाल था। राज्यपाल की हत्या किसने की थी, चंदेल शासक गण तथा विद्याधर ने की थी। और बाद में इस क्षेत्र का यहाँ पर शासक बनता है यशोपाल, और ये यशोपाल जब यहाँ पे शासक बनता है तो कहते हैं कि नीचे से एक आक्रमणकारी आता है इंद्रतित्य, जो इस कन्नौज को तहस नहस कर देता है। और गहड़वाल शासक होता है, गहड़वाल, और उस गहड़वाल शासक का नाम है चंद्रदेव, और वो चंद्रदेव इस यशोपाल को पराजित करके इस पर अधिकार कर लेता है। अगर पूछ लें कि अपना जो गुज्जर प्रतिहार है, उस गुज्जर प्रतिहार पर अंत में अधिकार किसका हो गया था, तो याद रखना किसका हो गया था, गहड़वाल का हो गया था। धन्यवाद साथियों।
आज ही हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरा कर लिया है। इसके बाद में हम विश्व का सबसे बड़ा वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है गुहिल वंश, जिसके अंदर शासकों को महाराणा राणा कहा जाता था। गुहिल वंश का दूसरा नाम था सिसोदिया वंश। धन्यवाद साथियों।